और दिशान मुझे बताओ कि क्या रेजिस्टेंस क्या काम करता है सर्किट में? क्या दिशान करंट को पास नहीं करता, करंट के पास होने में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है। रेजिस्टेंस जब भी किसी सर्किट से करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है। सो रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, करंट के फ्लो करने का अपोज करेगा। रेजिस्टर में उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। निशान इतना समझ में आया? पास नहीं कर रहा, करंट के फ्लो करने में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, परेशानी खड़ी कर रहा है। जब आप इंडक्टर लेते हो तो इंडक्टर में रेजिस्टेंस का काम कौन करता है निशान? एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जब आप रेजिस्टर लेंगे तो इंडक्टर लेंगे तो इंडक्टर में वो काम इंडक्टिव रिएक्टेंस करेगा। तो यहां इंडक्टिव रिएक्टेंस सर्किट में करंट के फ्लो होने का अपोज करेगा। ये क्लियर है निशान यहां तक? तो रेजिस्टर के लिए जो काम रेजिस्टेंस करता है, इंडक्टर के लिए वो काम इंडक्टिव रिएक्टेंस करता है। निशान जरा अनम्यूट करो खुद को। अगर मैं इंडक्टर कैपेसिटर ले लूं तो बताओगे मुझे ये काम कौन करेगा? कैपेसिटर के लिए काम, कैपेसिटर के लिए ऑब्स्ट्रक्शन वाली टर्म कौन सी होती है? एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, सी से। तो एक बार और बता दो, रेजिस्टर के लिए ऑब्स्ट्रक्शन कौन ऑफर करता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सर। इंडक्टर के लिए? यस सर। इंडक्टर के लिए कौन करेगा? तो एक्सेल करेगा। एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर के लिए? एक्सी। अगर मैं तीनों ले लूं एक साथ, मतलब एक ऐसा सर्किट ले लूं जहां इंडक्टर भी हो, रेजिस्टर भी हो और कैपेसिटर भी हो, वहां कौन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा? तीनों करेंगे? मिलके करेंगे? यस सर, तीनों का इन तीनों के कॉम्बिनेशन को इंपीडेंस कहते हैं। तो अगर आपने एक सीरीज सर्किट ले लिया, वहां पर जो ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है तो मिलकर आएगी ना, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आएगी, उसे इंपीडेंस कहते हैं। कुछ क्लियर हुआ दिशान? हाँ सर। ये टोटल ऑब्स्ट्रक्शन और इंपीडेंस तीनों पे डिपेंड करेगा, तो ये होगा रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, बाकी सबका क्लियर हो गया इंपीडेंस क्या चीज है? यस सर। यस सर। अब एक चीज और देखिए, ये फेज डिफरेंस आ गया आपके पास कि 10 होगा एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, और यहां बेहतर होगा लिख भी लीजिएगा फेज डिफरेंस। अब ये सोचिए कि लीड कौन कर रहा है। देखिए ये करंट है और ये ईएमएफ है, तो बहुत क्लियर है कि ईएमएफ लीड कर रहा है करंट को। ईएमएफ लीड्स करंट by phase difference of phi. So EMF करंट को लीड करेगा phi के फेज डिफरेंस। So EMF leads current by a phase difference of phi. ये एक इक्वेशन होगी। अब आप इक्वेशन कैसे लिखोगे? देखो, करंट की जो इक्वेशन है, करंट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ की गेस इक्वेशन क्या होगी अगर करंट की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी है? ओमेगा टी प्लस पाई। ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 नहीं, पाई प्लस पाई। यस सर। ये इक्वेशन आ जाएगी ईएमएफ की। इतना लिख लीजिए, फिर कुछ चीजें और कैलकुलेट करनी, इतना लिखिए भाई। इसमें जितने डाउट्स है ना वो सब क्लियर कर लो। ये डेरिवेशन हो गई सर। हाँ जी, आईआरएमएस वाला दोबारा आईआरएमएस नहीं समझ में आया? सर, आईआरएमएस तो आई नॉट बाय अंडर रूट 2 तो क्वेश्चन में तो
दोनों से आ जाएगा ना। अगर आपको ईएमएफ गिवन है तो आप लिख सकते हैं ई आर एम एस बाय जेड हो जाएगा। अगर आई नॉट दिया है तब तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि आई नॉट बाय रूट टू। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आई नॉट भी नहीं पता, आपको सिर्फ ई आर एम एस पता है और इम्पीडेंस पता है, तो आप आई आर एम एस डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ई आर एम एस और जेड कर लीजिए। बेसिकली जो भी ईएमएफ लोगे ना, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ को जेड से डिवाइड करोगे, पीक वैल्यू ऑफ करंट आएगी। आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ को जेड से डिवाइड करोगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आएगी। अगर तुमने एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ ले लिया और उसे जेड से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू है। चलिए रब कर दूं ये सब। यस यस चलिए सबको रब करता है। अच्छा, इस फेज डिफरेंस वगैरह के बाद नेक्स्ट है, वो आपसे कहेगा एवरेज पावर फैक्टर कैलकुलेट कीजिए। पावर फैक्टर से पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसे कहते हैं इंपीडेंस ट्राइंगल। इंपीडेंस ट्राइंगल। तो देखो बेसिकली वो इंपीडेंस ट्राइंगल यहां से बनता है। tan phi अभी हमने लिखा था ना XL माइनस XC बाय R। तो अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, अयान एक मिनट में आ रहा हूं भैया, इसको लिख दूं। tan phi इज XL माइनस XC बाय R होता है, यही तो लिखवाया था। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, मुझे बताओगे जरा उस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा? एक्सेल माइनस एक्सी सर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर आर बेस। फाइल ले लिया, ये परपेंडिकुलर है XL माइनस XC और R बेस। मुझे बता सकते हो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? इट्स रूट ओवर XL प्लस R प्लस आर का होल। और इसे क्या कहते हैं? रूट ओवर XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ई नॉट Z। जेड 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 सर। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको बेस भी दिया है, जिसमें परपेंडिकुलर भी पता है, जिसमें हाइपोटेन्यूज इंपीडेंस शो कर है। इस ट्राइंगल को हम इंपीडेंस ट्राइंगल कहते हैं। इंपीडेंस ट्राइंगल के बाद बस इसलिए इंपीडेंस ट्राइंगल कह रहे हैं क्योंकि हाइपोटेन्यूज इंपीडेंस दे रहा है, दैट्स इट। अब इंपीडेंस ट्राइंगल के बाद मैं आपसे कहता हूं पावर फैक्टर कैलकुलेट कीजिए। किसी को याद है पुराने सर्किट से पावर फैक्टर क्या होता है? cos phi cos phi। इस ट्राइंगल से अगर मैं cos phi निकालूं, cos phi क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? आर बाय अंडर रूट एक्सेल आर बाय जेड cos phi r बाय z। ये पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के बाद नेक्स्ट आपसे कहता है एवरेज पावर निकालिए। तो भाई एवरेज पावर निकालने का तरीका क्या है? P एवरेज हो जाता है ERMS IRMS cos phi। ये P एवरेज। सो ये एवरेज पावर है ERMS IRMS मल्टीप्लाइड बाय cos phi। इसके बाद पावर फैक्टर हो गया, एवरेज पावर हो गया, और ये टर्म्स आपको कैलकुलेट करनी होती है किसी भी सर्किट। अब इसमें एक केस और आता है, केस 2। अगर V0 C V0 L से ज्यादा है, V0 C V0 L से अगर ज्यादा है, इसका मतलब हुआ X। भाई V0 C क्या होता है? I0 XC। I0 XC। V0 L क्या होता है? I0 XL। I0 will cancel this I0. So its XC is greater than XL. Capacitive reactance is greater than inductive reactance. XC is greater than XL. अगर XC greater than XL है, अब आप जब इक्वेशंस लिखेंगे तो मुझे बता सकते हो फर्क कहां पर आएगा? ढूंढना शुरू करो पूरी कैलकुलेशन में। अगर V0 C V0 L से ज्यादा हो जाए तो कैलकुलेशन में फर्क कहां पड़ेगा? मैं जब तक सब ड्रॉ कर रहा हूं फेजर डायग्राम, आप ये सोचिए डिफरेंस कहां आएगा कैलकुलेशन में अगर V0 C V0 L से ज्यादा है। not minus VC
वेरी गुड, देखो शिवा का सही आंसर Phase है। difference. तो जो डिफरेंस आएगा ना, सिर्फ एक डिफरेंस, वो डिफरेंस आएगा फेजर डायग्राम में, फेज डिफरेंस। तो ये आ गया आपका V नॉट, नहीं, ये था I नॉट, ये है आपका V नॉट R, ये है आपका V नॉट L, और ये है आपका V नॉट C। ये I नॉट, V नॉट R, V नॉट L और V नॉट C। ये एंगल 90 डिग्री, ये नॉट। भैया V नॉट C इज ग्रेटर देन V नॉट L, तो यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ आएगा V नॉट C माइनस V नॉट L, और ये V नॉट R। जब आप इन्हें ऐड करेंगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका E नॉट। सो दिस इज योर नेट EMF E नॉट। तो ये बहुत क्लियर दिखेगा कि अब ये लीड नहीं कर रहा EMF, अब लैग कर रहा। बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ लीड और लैग चेंज रहेगा। अब जब आप tan phi लोगे, अगर मैं यहाँ ट्राइंगल लिख दूं, नाम लिख दूं ट्राइंगल का, इसको तो हटा दूं। ये है V नॉट R, OPQ कहते हैं इसे। तो इन ट्राइंगल OPQ tan phi हो जाएगा, देखिए tan phi क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, V नॉट C माइनस V नॉट L के, डिवाइडेड बाय V नॉट R। इट्स I नॉट XC माइनस I नॉट XL sin R। I नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा XC माइनस XL। ये tan phi आ गया। अब मुझे आप बता सकते हैं जरा इसे देखकर कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग करता हुआ दिख रहा है? आई नॉट लीड कर रहा है सर। हाँ, अब EMF लैग कर जाएगा, करंट लीड कर रहा है, EMF लैग कर जाएगा। चलिए भाई इतना लिख लीजिए, मेरे पास स्पेस नहीं है, फिर इक्वेशन भी लिख लें। इतना लिख लीजिए जल्दी से। ना आप लिख लो तो बताओ मुझे, इसको रब कर दें।
चलिए इतना लिख दूंगा इसको सॉल्व करो। सो अगर मैं आपसे कह रहा हूं हेंस ईएमएफ लैग कर है ना, सो ईएमएफ लैग्स करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ फायर। सो अगर करंट की इक्वेशन है I is not sin ओमेगा t, सो ईएमएफ की इक्वेशन हो जाएगी E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस। तो अगर करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी तो ईएमएफ होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। दैट्स द इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। ऑल अदर पैरामीटर्स आर सेम। इसके अलावा जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सेम। ऑल अदर पैरामीटर्स आर सेम as that of केस 1। तो बाकी पैरामीटर्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे केस 1 में थे, सिर्फ एक इस पैरामीटर में चेंज आया फेज डिफरेंस में। इतना लिखिए, क्वेश्चन करेंगे फिर बाकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। रब कर दूं सब? नो सर। यस सर। अच्छा लिख लो लिख लो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए। An inductor of 20 millihenry a resistor of 10 ohm and an inductor capacitor of say this is 300 microfarad, 100 microfarad are connected in series to an AC supply E is equal to 20 sin 1000। इस AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया which is 20 sin 1000। Calculate first part, inductive reactance, which is XL। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करना। इंडक्टिव रिएक्टेंस के बाद कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, भाई हिंट भी दे रहा हूं, एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्ससी होता है 1 by ओमेगा सी।
फिर मुझे इम्पीडेंस चाहिए, उसके बाद आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, भाई इम्पीडेंस जिसे आप Z कहते हैं, Z का फॉर्मूला लिखा है अभी। नेक्स्ट पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये I नॉट है, I नॉट होता है E नॉट बाय Z। फिफ्थ RMS वैल्यू, नहीं RMS मत कैलकुलेट करो, चलो RMS भी करो, RMS वैल्यू ऑफ करंट। इट्स अ लेंदी प्रॉब्लम, बट एक ये प्रॉब्लम अगर आपने कर ली तो आगे एसी में कुछ नहीं बचा हुआ, सब हो गया। RMS वैल्यू ऑफ करंट के बाद नेक्स्ट आता है पावर फैक्टर, इक्वेशन ऑफ करंट, फेज डिफरेंस, नेक्स्ट आएगा इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ करंट के बाद नेक्स्ट है पावर फैक्टर, और उसके बाद फिर नेक्स्ट है एवरेज पावर। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। ये सब कैलकुलेट करिए, 9 पार्ट्स हैं, और आंसर रिपोर्ट करना शुरू कीजिए। पहले मुझे 3 पार्ट्स के आंसर भेजना, 3 पार्ट्स के एक साथ भेजना, एक्सेल, एक्सी और जेड का, फिर नेक्स्ट 3 पार्ट, फिर नेक्स्ट 3 पार्ट, ऐसे कर करके भेजिए। एक मत भेजिएगा, शुरू के 3 पार्ट्स भेजिए, फिर 3 पार्ट, फिर 3 पार्ट। सबका हिंट मैंने लिख दिया है। IRMS अगर चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि I नॉट बाय रूट 2 कर, फेज डिफरेंस एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर सिखाया था। एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सी ज्यादा है। 20 मिली HP पावर फैक्टर cos फाई है जो R बाय Z होता है। हाँ बताइए, कहीं कुछ परेशानी आ रही है? ये भी हो सकता है, माइनस एक्सएल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सी टर्म ज्यादा है। तो आपको 20 मिली HP बार बताइए, 20 मिली हेनरी को कन्वर्ट, ये L, मिनट कन्वर्ट, तो इस L को कन्वर्ट कर लो, 20 मिली हेनरी को लिख दो 20 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 हेनरी। ये कैपेसिटेंस दिया है C 100 माइक्रोफेरेड, इसे लिख दो 100 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 फेरेड। ठीक है, चलिए करिए, इतना करिए। सारे पार्ट्स कैलकुलेट कीजिए, जहां अटक रहे हैं वहां मुझे बताते जाइए। भाई सिर्फ एक आयशा का आंसर है।
भाई अगर आपसे ये नहीं हुआ ना तो फिर आगे मेरे लिए समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दो मिनट और दे रहा हूँ, उसके बाद मैं वर्कआउट करना शुरू करूंगा, क्योंकि आगे जितना भी है वो सब इस न्यूमेरिकल से शुरू होता है। कहीं अटक रहे हो कैलकुलेशन में, मुझसे पूछ लो, मैं इसीलिए बैठा हूँ। चार्ट रूम में पूछो, बोल कर पूछो, जहां अटक रहे हो पूछ लो। निशान, तुम्हारा एक भी आंसर नहीं है अभी। चलो बहुत बढ़िया, कई लोगों के तो सारे पार्ट्स आ गए। अगर आपको ये न्यूमेरिकल आता है ना तो फिर आप आगे कहीं परेशान नहीं होगे। चलिए, अब भी जिन लोगों से नहीं हो रहा उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए, इंडक्टर है 20 मिली हेनरी इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस इज 20 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 हेनरी। कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफेरेड, 100 इंटू 10 raised to the power -6, which is 10 raised to the power -4 farad. ओमेगा अगर आप देखोगे, देखो ये ना 1000, ओमेगा इज 1000 रेडियन पर सेकेंड। रेजिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है 10 ओम का रेजिस्टर है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे एक्सेल पूछ रहा है, एक्सेल है ओमेगा एल। तो देखिए एक्सेल तो बहुत सीधा साधा आ जाएगा, ओमेगा इज 1000, L is 20 into 10 raised to the power -3. So XL आ जाएगा 20 ओम। ये XL। XL के बाद सेकंड देखिए, XC, it's 1 by omega C. Omega is 1000, C is 10 raised to the power -4, तो ये आ जाएगा 10 ओम। थर्ड पार्ट, इम्पीडेंस पूछ रहा है भाई। इम्पीडेंस होता है रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जब आप वैल्यूज रखेंगे, इट्स रूट ओवर एक्सएल विच इज 20 माइनस एक्ससी विच इज 10 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर कितना है? 10 स्क्वायर। तो ये z आ गया रूट ओवर, देखिए ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, इट्स रूट ओवर 200। So it's root over 200 ओम आपका इम्पीडेंस हो जाएगा। फोर्थ, अच्छा, इम्पीडेंस के बाद नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। भाई देखिए, पीक वैल्यू ऑफ करंट बहुत क्लियर है, ई नॉट बाय जेड होगा। ई नॉट इज 20, z इज रूट ओवर 200 को लिख सकते हैं ना 10 रूट 2, तो इट्स 20 बाय 10 रूट 2। भाई अगर ये न्यूमेरिकल बिगड़ा तो फिर आगे से आगे का एसी बिगड़ना शुरू हो जाएगा। इट्स 2 बाय रूट 2।
which is √2r. That's peak value of current. Peak value of current के बाद RMS वैल्यू को आप लिख सकते हैं इट्स I0/√2. तो ये √2/√2 हो जाएगा, √2/√2 1 हो जाएगा. तो IRMS 1 आ गया. IRMS के बाद क्या कहा था? फेज डिफरेंस tan phi. अब देखो यहाँ पर XL ज्यादा है XC से, तो tan phi होगा XL माइनस XC/R. यहाँ आपको ख्याल रखना होगा, अगर XC ज्यादा होता है XL से तो XC माइनस XL/R लेते. तो XL कितना है? 20, XC 10, R 10. तो tan phi आ गया, इट्स 10/10. 1 आ गया, tan phi 1 आ गया. tan phi 1 होने का मतलब है phi is 45. tan phi 1 है, दैट मींस आपका जो फेज डिफरेंस होगा, दैट फेज डिफरेंस इज 45 डिग्री का फेज डिफरेंस. phi के बाद नेक्स्ट देखिए, phi आपने कैलकुलेट कर लिया, phi आया आपका 45 डिग्री. phi के बाद नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ करंट. देखिए EMF है 20 sin 1000t. मुझे ये बताओ कि इस वाले केस में जब XL ग्रेटर देन XC था, ये तो XL ग्रेटर देन XC वाला केस है, EMF लीड कर रहा था या लैग कर रहा था? बस ये बताओ. लीड. तो करंट लीड करेगा लैग करेगा? लैग. लैग करेगा. तो अगर मैं कह रहा हूं EMF phi से लीड कर रहा है, तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं करंट phi से लैग करेगा. करंट की इक्वेशन होगी sin ओमेगा t माइनस phi. एक यार स्पेस कम पड़ गया. करंट जब मैं लिखूंगा, अच्छा इतना लिख, मैं क्वेश्चन तो मैं रब कर दूं ना, क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा. तो मैं यहाँ कर देता हूँ क्वेश्चन. 7th पार्ट में यहाँ कर, 7th पार्ट बहुत डिटेल में लिख रहा हूँ. XL इज ग्रेटर देन XC. अगर ऐसा होगा तो EMF लीड करता है, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो करंट लैग करता है. भाई EMF लीड कर रहा है, दैट मींस करंट लैग कर रहा है. तो अगर तुम लिख रहे हो EMF की इक्वेशन है 20 sin 1000t, तो करंट जब लैग कर रहा है तो करंट की इक्वेशन होगी I0 sin 1000t माइनस 45 डिग्री. और बेटर होगा 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो. 45 डिग्री होती है π/4 माइनस π. I0 पता है तुम्हें, √2 है, तो I हो गया √2 sin 1000t माइनस π/4. तो ये करंट है आपके पास, √2 sin 1000t माइनस π/4. ये करंट की इक्वेशन. अब इस करंट की इक्वेशन के बाद नेक्स्ट बताओ और क्या पूछ रहा है? पावर फैक्टर. पावर फैक्टर. क्या देखो, पावर फैक्टर होता है क्या? R/Z होता है. R कितना है? 10. Z कितना है? 10√2. तो ये आ गया 1/√2. तो पावर फैक्टर आ गया 1/√2. ये पावर फैक्टर है. और क्या पूछ रहा है पावर फैक्टर के बाद? एवरेज पावर. एवरेज पावर. P average is ERMS, IRMS, cos phi. अब ERMS क्या होगा? E0/√2. IRMS I0/√2. और cos phi तो आप जानते हैं 1/√2. वैल्यू रख दीजिए. E0 कितना है? 20/√2 हो गया. I0 कितना है? √2/√2 हो गया. और ये 1/√2 हो गया. इसे मल्टीप्लाई करोगे 10 वॉट आ जाएगा. √2 से √2, √2 10 वॉट आ जाएगा. अब मुझे बताना शुरू करो इसमें कहाँ कहाँ कौन अटक गया. भाई ये अगर नहीं समझ में आया तो मैं आगे कुछ नहीं समझा सकता तुम्हें. इसी बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझाना मेरे लिए, क्योंकि आगे इन्हीं सर्किट्स को घुमाना है. भाई ये सबका क्लियर है? यस सर. खुर्रम, यस सर. तुबा,
शिवा, माज, खुशी, खुशी का तो आंसर आ गया। चलिए इतना लिख लीजिए और मुझे बताइए, मैं इसको रब करता हूँ फिर हम कुछ और देखेंगे। भाई सब बता दो, रब कर दूं इसको? 1 minute. ओके। भाई लिख लें आप लोग सब, तो बताइएगा मुझे, मैं रब करता हूँ इसे। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। सो दैट वाज अबाउट एलसीआर सर्किट, कि आपके पास इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है, तीनों को आपने सीरीज में लगा। अच्छा, इसी पर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और, मैं आपसे कहता हूँ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वी नॉट एल, दैट्स 20 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वी नॉट सी, दैट्स 10 वोल्ट। और वोल्टेज अक्रॉस वी नॉट आर, ये वी नॉट आर दिया है 5 वोल्ट। कैलकुलेट टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, तो बताएगा क्या होगा? नेट वोल्टेज। अच्छा, कितनों के अकॉर्डिंग 35 है? शीबा का 35, तूबा, रेहान, और बताओ कितनों के अकॉर्डिंग 35 आ रहा है? जल्दी लिखते जाओ 35 वालों आंसर। तीन ही का है। सर ये स्केलर थोड़ी है, वेक्टर का लेट करेंगे तो थोड़ी होगा। ऐसे थोड़ी ना ऐड हो जाएगा। 35 गलत आंसर है भाई, डायरेक्टली थोड़ी नहीं ऐड होगा। इसे ऐड करने के लिए डायरेक्शन मैटर करेगा भाई, निकाला था अभी हमने। इट्स रूट ओवर वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी होल स्क्वायर प्लस वी नॉट आर होल स्क्वायर। ये वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी होल स्क्वायर प्लस वी नॉट आर होल स्क्वायर। हाँ जी, वेक्टोरिकली ऐड होगा, 35 थोड़ा ना आ जाएगा। सो ई नॉट आ गया, इट्स रूट ओवर इट्स 20 माइनस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो ई नॉट आ गया रूट ओवर 20 माइनस 10 is 10, 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। So it's 100 plus 25. E naught is root over 125. ऐसे हमने नेट ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया, रूट ओवर 125 वोल्ट। तो याद रखिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि वोल्टेजेस दिए हुए हैं आपने डायरेक्टली ऐड कर दिया। यहाँ फेस मैटर करता है, फेस डिफरेंस के अकॉर्डिंग ऐड करें। रब कर दूं इतना, इसमें परेशानी? चलो चलिए नेक्स्ट देखिए।
तो यहाँ से आपने नेट वोल्टेज कैलकुलेट किया और इसे खत्म कर दिया। नेट वोल्टेज कैलकुलेट करने के बाद अच्छा एक चीज और बताओ, जरा सा खुद सोचने की कोशिश करो। एक एलसीआर सर्किट के लिए इंडक्टेंस का ये रिलेशन था XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एलसीआर सर्किट के लिए ये रिलेशन है इंडक्टेंस का। अगर मैं आपसे कहूं मैं C हटा देता हूं तो जरा गेस करोगे क्या बचेगा? कैपेसिटर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर ऐसी तो हो जाएगा, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यस सर। इंडक्टर हटा दिया, हटा दो, क्या होता कैपेसिटर है XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर शुरू हो जाता है। जैसे कह देता है RL सर्किट है, मैं डिराइव तो, लेकिन डेरिवेशन बिल्कुल इंडक्टर वाली डेरिवेशन, LCR वाली डेरिवेशन है। उस LCR की डेरिवेशन में C हटा देना, उसे आप कहोगे RL सर्किट। सो देखिए RL सर्किट में क्या होगा, इट्स इंडक्टर है, रेजिस्टर है दैट इज L एंड दिस इज R, और इसे आपने AC सप्लाई से कनेक्ट कर। अब मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा। करंट की इक्वेशन है I नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों में करंट सेम जाएगा, सीरीज में दोनों में सेम करंट। बस इतना याद रखना है, वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस सेम फेस में होता है, इंडक्टर का वोल्टेज लीड करता है। और ये मैं पहले भी लिख चुका हूं, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा कि V नॉट R इज I नॉट R, V नॉट L इज I नॉट X। फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए इसका। तो जब आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये आपका करंट है, रेड से ये करंट दिखा दिया, ये आपका VR है, ये VL, VC तो है नहीं यहाँ पे, तो आप यहाँ वैल्यूज रख दीजिए। ये I नॉट है, ये V नॉट R है, ये V नॉट L है, और दोनों में एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ दो केसेस ऐसी तो कोई बात ही नहीं होगी। नेट EMF आप लिख सकते हैं, नेट EMF E नॉट हो जाएगा इट्स रूट ओवर, तो देखिए V नॉट L और V नॉट R एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये नेट EMF होगा, इसे आप E नॉट लिख दीजिए। इट्स V नॉट L स्क्वायर प्लस V नॉट R स्क्वायर। सो ये E नॉट हो गया, इट्स V नॉट L, V नॉट L is basically I नॉट XL, it's I नॉट XL square plus V नॉट R which is I नॉट R square. You can take I नॉट square common, तो बाहर I नॉट चला जाएगा, ये बच जाएगा रूट ओवर XL square plus R square। E नॉट बाय I नॉट आ गया, जैसे एक्सपेक्ट किया था भाई, E नॉट बाय I नॉट को Z कहते हैं, Z आ गया रूट ओवर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बस एक सी हटता चला जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। Z इम्पीडेंस हो गया रूट ओवर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये इम्पीडेंस है, इट्स XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये इम्पीडेंस है। अब अगर इम्पीडेंस आ गया, यहाँ से आप I नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, I नॉट आ जाएगा E नॉट बाय Z, पीक वैल्यू ऑफ करंट है which is E नॉट बाय Z। पीक वैल्यू ऑफ करंट के बाद RMS वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी। RMS वैल्यू ऑफ करंट को लिख सकते हो EMS बाय Z। फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, फेज डिफरेंस हो जाएगा tan phi। अब देखो tan phi अगर मैं यहां से कैलकुलेट करने लगूं, ये EMF है phi, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर V नॉट L है, बेस V नॉट R, ये होगा V नॉट L बाय V नॉट R। एक एक स्टेप वही है जो पहले था, इसीलिए मैं कह रहा था लास्ट वाली डेरिवेशन आ गई अगर आपको, तो फिर आप सब कर जाएंगे। I नॉट XL, I नॉट X, ये कैंसिल हो गया। सो tan phi XL बाय X, ये आप यहाँ से tan phi निकाल सकते हैं। अगर आपने tan phi निकाल दिया, tan phi कैलकुलेट करने के बाद आप देख लो कौन लीड कर रहा है, EMF लीड कर रहा है करंट, EMF लीड्स कर, सर एक्सी थोड़ी आएगा, सॉरी यस XC थोड़ा ना आएगा, R आएगा। चलिए इतना लिख डालिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए लिख लिया ना आप लोगों ने? अच्छा, मैं इसको ना रब नहीं करना चाह रहा, मैं आरसी यहीं कर दूंगा। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके लिए। तो इसके बाद बस मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ईएमएफ लीड करेगा करंट को। तो अगर मैं लिखता हूँ करंट की इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, सो ईएमएफ की इक्वेशन होगी ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये इक्वेशन हो गई। कॉस फाई पावर फैक्टर आप वैसे ही लिखेंगे, पावर फैक्टर सर π/2 क्या है? सॉरी नहीं, पाई बाई टू नहीं, पाई प्लस पाई। पावर फैक्टर आप लिखोगे, पावर फैक्टर होता है आर बाय सी। और इसके बाद एक आखिरी चीज है एवरेज पावर, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पी एवरेज। पी एवरेज होता है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। इतना लिख डालो, फिर इसी पे मैं आरसी सर्किट भी कर दूंगा। इंडक्टर की जगह हटाकर बस कैपेसिटर लगा देंगे, खत्म हो जाएगा। भाई देखिए, ये 2-3 क्लासेस का और रह गया, अब ये खत्म हुआ और आप समझे आपके 12th के सिलेबस में सिर्फ एक ऑप्टिक्स रह गया। रिवाइज करते रहिए, मंडे नहीं आ सकते आप। अगर आप मंडे फ्राइडे नहीं आ सकते तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास होते हैं, पुरानी प्लेलिस्ट चलाइए और सुनना शुरू कीजिए, रिवाइज करते रहिए इसे। चलो, सब लिख चुके हैं, इसको रब कर दूं मैं? यस सर। 1 मिनट सर। Okay. मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आर एल की जगह आर सी कर रहा हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा आपका वी नॉट सी, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90। ये आपका नेट ईएमएफ। तो देखिए आपको क्लियर दिखेगा कि ईएमएफ अब लैग कर रहा है। तो सिर्फ इतना चेंज आएगा, एल की जगह सी आ जाएगा, बस सिर्फ इतना चेंज आया। पहले एल था, अब हर जगह सी आता चला जाएगा और कहीं कोई चेंज नहीं है। एल की जगह एक सी हो जाएगा। जल्दी जल्दी लिख डालो इसे। एल की जगह एक सी आ जाएगा, एक सी बड़ा। अब ईएमएफ लीड नहीं करेगा, ईएमएफ लैग करेगा। ईएमएफ करंट से लैग कर जाएगा, तो इक्वेशन प्लस की जगह एक माइनस साइन आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस। बाकी सब वैसे ही रहेगा जैसे आर एल में। नहीं निशान, क्लास होगी मंडे फ्राइडे, बिल्कुल क्लास होगी। तो कह रहा हूँ जो कुछ बच्चों की टाइमिंग्स क्लैश करती हैं, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू ये काम करते हैं।
चलिए सबने लिख लिया? चलिए चलिए लिखिए, इतना लिखिए। चलिए चलिए इसको आज यही छोड़ते हैं, ये कंप्लीट हुआ। सैटरडे क्लास है, सैटरडे इसको कंटिन्यू करेंगे। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।